बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बात करते हैं टॉपिक 10.4 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, जो मैकेनिकल वेव्स होती थी ना, हमने पिछले वाले लेक्चर में डिस्कशन की थी कि मैकेनिकल वेव्स को अपनी प्रोपिगेशन के लिए, यानी एक मीडियम से एक जगह से दूसरी जगह प्रोपिगेट करने के लिए, जाने के लिए मटेरियल मीडियम रिक्वायर होता है। लेकिन ना, इसकी जो मूवमेंट है ना, या इसकी जो मोशन है, या इसके पार्टिकल की जो डिस्टर्बेंस है, इसके लिहाज से इसकी टू टाइप्स हैं। ठीक है, एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है, और दूसरी है ट्रांसफर वेव्स। एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव, दूसरी है ट्रांसफर वेव्स। अच्छा, इनको मैं ना बहुत सिंपल करके आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आपने कहना है कि आप लोगों ने ना एक स्प्रिंग लेना है। स्प्रिंग कौन सा लेना है? हॉरिजॉन्टल। अच्छा, यही सेम पॉइंट आपने इसमें लिखना है, टेक अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग। ठीक है, किसके ऊपर लेना है? ऑन अ स्मूथ फ्लोर। यहाँ बेटा स्मूथ फ्लोर के ऊपर ले लो, या स्मूथ बेंच के ऊपर, यानी आपने किसी भी स्मूथ बेंच के ऊपर क्या करना है? उस स्प्रिंग को प्लेस कर देना है। अच्छा, उसके बाद जो वो स्प्रिंग होगा ना, फॉर एग्जाम्पल ये स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग को दूसरा नेम स्लिंग कह देता है। ये स्प्रिंग है, इसके एक एंड को आपने फिक्स कर देना है, एक एंड को फिक्स कर देना है, और दूसरे एंड को अपने हैंड में पकड़ना है। एक एंड को आपने फिक्स कर देना है, दूसरे दूसरे एंड को आपने अपने हैंड में पकड़ना है। अच्छा, जब आप लोग एक एंड को फिक्स कर दोगे, दूसरे एंड को अपने हैंड में पकड़ोगे, तो आप इसको दो तरह मूव करवा सकते हो। किस तरह? एक मूव करवा सकते हो बैकवर्ड और फॉरवर्ड। यहाँ तो आप लोग उसको बैकवर्ड मूव करवा सकते हो, यानी पीछे की तरफ, या आप लोग मूव करवा सकते हो आगे की तरफ। और दूसरा आप लोग मूव करवा सकते हो अप एंड डाउन, यहाँ आप लोग उसको ऊपर नीचे हरकत करवा सकते हो। तो जब आप लोग मूव करवाते हो बैकवर्ड एंड फोर्थ, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, उस टाइम जो वेव्स आप लोगों के पास प्रोड्यूस होंगी वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होंगी। ठीक है, और जब आप लोग अप एंड डाउन मूव कराओगे, उस टाइम जो वेव्स होंगी वो ट्रांसफर वेव्स प्रोड्यूस होंगी। यानी इन सिंपल वर्ड, इस टॉपिक को आपने इतना याद करना है कि इतनी बातें दोनों में सेम है। टेक अ स्प्रिंग, प्लेस ऑन अ स्मूथ फ्लोर। ठीक है, वन एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स्ड विद अ रिजिड सपोर्ट एंड अदर होल्ड इन योर हैंड। नाउ यू कैन मूव द स्प्रिंग बैकवर्ड एंड फोर्थवर्ड। यानी जब आप इसको पुश एंड पुल करोगे, क्या करोगे? पुश एंड पुल करोगे, टू एंड फ्रो मोशन कराओगे, बैकवर्ड या फोर्थवर्ड जब आप इसको बेटा मूव करवाओगे, उस टाइम जो वेव प्रोड्यूस होंगी वो कौन सी वेव्स होंगी? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जब उसको अप एंड डाउन मूव कराओगे, उस टाइम जो वेव प्रोड्यूस होंगी वो कौन सी वेव्स होंगी? ट्रांसफर वेव्स। ठीक होगा? अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमारे पास प्रोड्यूस होती हैं। अब सिंपल सा एक छोटा सा कंसेप्ट इधर समझ लो। जैसे ही आप लोग इसको बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूव करवाते हो, पुश और पुल देते हो, उस टाइम क्या होगा? उस टाइम ये होगा कि कुछ पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे, ठीक है, और कुछ पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। जब आप लोग इसको पुश करोगे, फिर पुल करोगे, धकेलोगे, खेचोगे, तो कहीं पे पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर होंगे, कहीं पे पार्टिकल एक दूसरे के करीब करीब होंगे। जब इसको अप एंड डाउन मूव करवाओगे, तो कुछ पार्टिकल्स आप लोगों के पास ऊपर की तरफ मूव करेंगे, और कुछ पार्टिकल्स आप लोगों के पास वो होंगे जो आप लोगों के पास मूव करेंगे बेटा नीचे की तरफ। ठीक हो गया? इस तरह यानी आप लोगों के पास वेव्स प्रोड्यूस होगी। यानी ये आप लोगों के पास आगे यहाँ पे स्प्रिंग था, इस पोजीशन पे था स्प्रिंग, यानी ये आपने जब ऊपर नीचे मूव कराया, कुछ पार्टिकल ऊपर की तरफ होंगे, कुछ पार्टिकल नीचे की तरफ होंगे। जब आपने बैकवर्ड फॉरवर्ड कराया, कुछ पार्टिकल इकट्ठे हो जाएंगे, कुछ पार्टिकल दूर दूर होंगे। यानी कहीं पे पार्टिकल एक दूसरे के करीब करीब हो जाएंगे, कहीं पे दूर दूर। इसमें कुछ पार्टिकल ऊपर हो जाएंगे, कुछ पार्टिकल नीचे हो जाएंगे। अच्छा, जहां पे पार्टिकल एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, जहां पे पार्टिकल एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, उसको बोलते हो कंप्रेशन। जहां पे पार्टिकल एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, उसको आप लोग बोलते हो कंप्रेशन। जहां पे पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, उसको बोलते हो रेयरफैक्शन। ठीक है, यानी जहां पे स्लंकी के जो लूप्स हैं वो एक दूसरे के करीब करीब होंगे, उसको बोलोगे कंप्रेशन। और जहां पे स्पेस का पार्ट यानी एक दूसरे से दूर दूर होंगे, उसको बोलोगे रेयरफैक्शन। जब आप इस टॉपिक को अपनी बुक में देखोगे ना, सबसे पहले तो आप लोगों ने ये करनी है कि आप लोगों ने बुक में तो स्टार्ट हो रही है एक्सप्लेनेशन के लिहाज से, तो चलो मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ, आपने सबसे पहले एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देनी है। हेडिंग देने के बाद आपने लिखना है और क्या आपने स्प्रिंग लेना है, उसको हॉरिजॉन्टल सरफेस स्मूथ फ्लोर पे रखना है, उसके एक हैंड को फिक्स कर देना है, उसको अपने हैंड पे पकड़ना है। फिर आगे लिखा होगा उसको बैकवर्ड फॉरवर्ड या पुश या पुल लिखा होगा, मोशन करवानी है। उस टाइम वो कहेगा
सीरीज ऑफ डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। सीरीज का मतलब होता है सीक्वेंस वाइज चलना। यानी फॉर एग्जाम्पल देखो, एक जगह पे कंप्रेशन, फिर रियरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रियरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रियरफैक्शन, इस तरह प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये सीरीज एक जनरेट होती है। ठीक है, जिसको अच्छा ये सीरीज हमारे पास जो जनरेट होगी, इसमें कुछ पार्ट्स वो होंगे जहां पे पार्टिकल एक दूसरे के करीब करीब होंगे, उसको कंप्रेशन बोलोगे, और कुछ पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर होंगे, उसको रियरफैक्शन बोलोगे। अच्छा क्लियर हो गया। अच्छा इस तरह की जो वेव्स होगी उसको क्या बोलोगे? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। यानी मेरा कहने का मतलब है, सबसे पहले एक्सप्लेनेशन की जब हेडिंग दी ये लिखा, उसके बाद थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन बताई, फिर बता दिया कंप्रेशन क्या होता है, रियरफैक्शन क्या होता है। इसी तरह बेटा इस टॉपिक में भी आप लोग सारा पहले ये 3 पॉइंट्स लिखोगे। 3 पॉइंट लिखने के बाद आप लोग बोलोगे बॉडी को किस तरह मूव कराया, अप एंड डाउन। जब अप एंड डाउन मूव कराया, कुछ पार्टिकल मेन पोजीशन से अबव थे, कुछ पार्टिकल मेन पोजीशन से डाउन थे। जिन जो अबव थे उनको नाम दिया क्रस्ट का, और जो डाउन थे उनको नाम दिया ट्रफ का। ठीक है, यानी बेटा अपर पार्ट से जो हाईएस्ट पॉइंट पे होते हैं उनको क्रस्ट का, जो लोवेस्ट पॉइंट पे होते हैं उनको ट्रफ का। कहां से? मेन पोजीशन से। अच्छा उसके बाद ना लास्ट में आप लोगों की डिफाइन बनेगी जो दोनों के लिए सेम है। यानी क्रस्ट से क्रस्ट तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, इसी तरह कंप्रेशन से कंप्रेशन तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है। आपने बताना है क्रस्ट से क्रस्ट तक का डिस्टेंस, ट्रफ से ट्रफ तक का डिस्टेंस, रियर फैक्शन से रियर फैक्शन तक का डिस्टेंस। यानी बेटा क्रस्ट से क्रस्ट ले लो, ट्रफ से ट्रफ ले लो, कंप्रेशन से कंप्रेशन ले लो, रियर फैक्शन से रियर फैक्शन ले लो। यानी क्रस्ट से क्रस्ट, ट्रफ से ट्रफ तक का जो दरमियानी फासला है उसको वेवलेंथ बोलती हूँ। ठीक है, उसको बुक वाले ने इतना बताया है, द डिस्टेंस। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव। बेटा कंजेक्टिव कहते हैं इकट्ठे, कंजेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ कॉल्ड वेवलेंथ। यानी क्रस्ट से क्रस्ट तक का फासला क्या कहलाता है? लैम्डा। ट्रफ से ट्रफ तक का फासला क्या कहलाता है? लैम्डा, यानी वेवलेंथ कहलाता है। इसी तरह बेटा दो कंजेक्टिव कंप्रेशन या दो कंजेक्टिव रियरफैक्शन के दरमियानी फासले को आप लोग क्या बोलते हो? आप लोग वेवलेंथ बोलते हो। ठीक है, ये और उसके बाद बता देना लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो होती हैं जिनमें हम जिसमें हमारे पास कंप्रेशन और रियरफैक्शन प्रोड्यूस होते हैं जब हम बॉडी को बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूव करते हैं। इस तरह की मोशन, इस तरह की वेव्स को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। यानी एंडिंग भी आपने यही करनी है। अच्छा ब्लू ब्लॉक में डिफाइन दी होगी, वो जो डिफाइन होगी वो सबसे पहले लिखनी। अच्छा बेटा जब आप लोग बात करोगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की तो सबसे पहले इसकी डिफाइन लिखोगे। ठीक है, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो मोशन होती है वो वेव्स की मोशन के लॉन्ग होती है, और इसमें जो मोशन होती है सिर्फ एक वर्ड चेंज आता है, परपेंडिकुलर का। सबसे पहले लिखोगे डिफाइन, डिफाइन के बाद हेडिंग दोगे एक्सप्लेनेशन की। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में आप लोग वही लिखोगे कि आप लोगों ने एक स्प्रिंग लेना है। ठीक है, उसको किस पे प्लेस करना है? फ्लोर पे। उसके एक एंड को आप लोगों ने क्या कर देना है? फिक्स्ड, और जो दूसरा एंड होगा उसको आप लोगों ने अपने हैंड में पकड़ लेना है। उसके बाद आप लोगों ने उसको मोशन देनी है। किस तरह मोशन देनी है? बैकवर्ड और फॉरवर्ड मोशन देनी है। आप लोगों के पास कुछ पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज होंगे, कुछ एक दूसरे से स्पेस का पार्ट का मतलब होता है एक दूसरे से दूर होंगे। जहां पे क्लोज होंगे उसको कंप्रेशन का नाम दे देना है। यानी इधर आके आप लोगों ने कंप्रेशन की डिफाइन करनी है, फिर आप लोगों ने किसकी डिफाइन करनी है? रियर फैक्शन की। ठीक हो गया। उसके बाद आपने लास्ट में इन दोनों को मिला के किसकी डिफाइन कर देनी है? वेवलेंथ की। और आपने बता देना है एंड पे ऐसी वेव जिसमें कंप्रेशन रियर फैक्शन हो, जब हम बॉडी को बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूव करें क्या कहलाती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। यही सेम स्केच बेटा आप लोगों ने इसमें लेके जाना है। सबसे पहले डिफाइन, डिफाइन के बाद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के बाद क्रस्ट की डिफाइन, फिर ट्रफ की डिफाइन, और फिर बेटा वेवलेंथ की डिफाइन, और एंड रिजल्ट आपने बता देना है ऐसी वेव जिसमें क्रस्ट और ट्रफ हो। क्या हो? क्रस्ट और ट्रफ हो, जब हम बॉडी को किस तरह मूव करें? अप एंड डाउन। इस तरह की वेव्स हमारे पास क्या कहलाती हैं? ट्रांसफर वेव्स कहलाती हैं। ठीक है, उसके बाद हम करने लगे हैं एनर्जी वेव्स कैरियर। ठीक है, जो हमारे पास से नेक्स्ट आर्टिकल आता है वेव एनर्जी कैरियर्स। यहाँ वेव्स एज कैरियर्स ऑफ एनर्जी। ठीक हो गया। यानी बेटा इस टॉपिक में ना हमने ये डिस्कशन करनी है कि जो हमारे पास वेव होती है ना, क्या वाकई ही वो एनर्जी कैरी करती है। ठीक है, ये हमने प्रूफ देना है। तो इस प्रूफ के लिए ना हम जो प्रीवियस टॉपिक पढ़ के आए थे ना वेव वाले, उसमें एक एग्जांपल ली थी। हमने एक रूप ली थी। ठीक है, उस रूप के एक एंड को हमने फिक्स कर दिया था, दूसरे एंड को अपने हैंड में पकड़ लिया था। ठीक है, अपने हैंड से हमने क्या किया था? इसको पुश एंड पुल किया था,
यहाँ अप एंड डाउन मूव करवाया था, यानी यहाँ तो ऊपर नीचे हरकत दी थी, यहाँ आगे पीछे हरकत दी थी। जैसे ही हमने इसको अप एंड डाउन करवाया था मूव, तो उस टाइम अप एंड डाउन मूव करवाने के लिए हमने एनर्जी कहाँ से यूज की, ठीक है। तो हमने अपने जो बॉडी के पार्ट से, यानी मस्कुलर एनर्जी हमने यूज की थी। कौन सी एनर्जी यूज की? मस्कुलर एनर्जी, यानी हमने अपने मसल्स की एनर्जी किसको प्रोवाइड की? रूप को। अब रूप ने क्या किया, जैसे ही रूप को अप एंड डाउन मूव कराया, रूप ने इस तरह मोशन स्टार्ट कर दी, यानी उसने जो एनर्जी यूज की, वो कौन सी एनर्जी यूज की? हमारे मसल्स की एनर्जी यूज की। अब वो जो उसने एनर्जी यूज की, वो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रही है? ट्रैवल हो रही है। यानी एनर्जी यहां से लेकर यहां तक किस तरह मूव की? इन द फॉर्म ऑफ वेव। यानी वेव ही वो चीज होती है जो क्या कैरी करती है? एनर्जी कैरी करती है। अच्छा, अब एनर्जी तो उसने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दी, क्या पार्टिकल भी ट्रांसफर हुए? पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होते। वो क्या करती है, ये वाला जो पार्टिकल है अपने से आगे वाले को, वो से आगे वाले को, इस तरह वो अपनी एनर्जी क्या करते हैं? ट्रांसफर करते रहते हैं। यानी मेन पॉइंट आपने ये बताना है कि जब एक वेव में आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट करवाई, उसके लिए आपने वो एनर्जी यूज की, और उसी एनर्जी को यूज करते हुए, ठीक है, वेव्स ने, यानी वेव्स का एक सिलसिला जनरेट हुआ जो एक जगह से दूसरी जगह गया। यानी वो जो वेव्स प्रोड्यूस हुई, वो क्या कैरी करके जा रही थी? वो एनर्जी कैरी करके जा रही थी। कौन सी एनर्जी? जो हमने उन्हें एनर्जी प्रोवाइड की है। अच्छा बेटा, वो कहता है अगर वेव्स एनर्जी कैरी करती हैं, चलो मान लिया, ठीक है, कि वेव्स की वजह से ही, वेव्स की फॉर्म में ही जो एनर्जी है, यानी एनर्जी फिर किसकी फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह जाती है? इन द फॉर्म ऑफ वेव। फिर अगर वेव्स की फॉर्म में ही एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, करनी है कि जो वेव एनर्जी कैरियर है डिपेंड किस चीज पे करता है? आपने बताना है जो वेव एनर्जी कैरियर है ना बेटा, ये दो चीजों पर डिपेंडेंस है इसकी, ठीक है। कौन कौन सी चीज पे डिपेंडेंस है बेटा? ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 बेटा, ये डिपेंड करता है आप लोगों के पास एम्पलीट्यूड पर। देखो, अगर बेटा बॉडी का ये एक ये वेव है और एक आप लोगों के पास ये वेव है, अब कोई पूछे बताएं किसकी एनर्जी ज्यादा है? बेटा जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा है, यानी जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा है। यानी ये वाली एनर्जी ज्यादा वेव, ये वाली वेव ज्यादा एनर्जी कैरी कर रही है, और ये वाली वेव कम एनर्जी, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड कम है, ठीक है। नंबर 2 बेटा, अगर दोनों की दोनों वेव्स सेम एनर्जी की हो, लेकिन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो, लेकिन एक में फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? वेव एनर्जी कैरियर बेटा जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। जब आप लोगों ने याद रखना है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। यानी वेव एनर्जी कैरियर किस चीज पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा एनर्जी ज्यादा, अगर फ्रीक्वेंसी कम एनर्जी कम। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास टॉपिक आता है कि क्या जो वाटर वेव्स है वो भी एनर्जी ट्रांसफर करती हैं, ठीक है। ये थर्ड वाला पैराग्राफ है, वो अब हम उसको बेटा अब टॉपिक है हमारे पास वाटर वेव्स एज एनर्जी कैरियर, कैरियर ऑफ एनर्जी। क्या वाटर वेव्स भी एनर्जी कैरी करती हैं? आपने बताना है दूसरी वेव्स की तरह, ठीक है, लाइक अदर वेव्स, ठीक है, दूसरी वेव्स की तरह जो वाटर वेव्स हैं, ठीक है, जो बेटा आप लोगों के पास वाटर वेव्स हैं वो भी क्या करती हैं? वाटर वेव्स भी बेटा कैरी करती है एनर्जी, ठीक है। इसके लिए वो एग्जांपल कहता है एक पाउंड ले लो, यानी बेटा एक तालाब यानी एक नदी ले लो, उसमें ये वाटर है, ठीक है। ये आप लोगों ने एक पाउंड लिया, ठीक है। यहां पे बेटा आप लोगों ने एक कार्क रखा, ठीक है, एक कार्क रखा। यहां पे बेटा मिड में ना इसके आप लोगों ने एक स्टोन ड्रॉप करवाया। जैसे ही मिड में आपने एक स्टोन ड्रॉप करवाया, तो वेव्स आप लोगों के पास इस तरह प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। ये वेव्स प्रोड्यूस होंगी। ये वेव्स जैसे ये कार के पास पहुंचेंगी, वो जो कार्क होगा बेटा वो भी क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। इसका मतलब जो वाटर वेव्स हैं वो भी एनर्जी ट्रांसफर करती हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, ठीक है। यानी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स हमारे पास जो वाटर है वो भी एनर्जी ट्रांसफर करता है। यानी एनर्जी कैरियर्स जो है उसमें हमारे पास कौन सी वेव्स भी शामिल हैं? वाटर वेव्स भी शामिल हैं। ये हमारे पास 10.4 आर्टिकल का लास्ट वाला पार्ट है, रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड। अच्छा बेटा, ये ना क्वेश्चन है यहाँ तो आप लोगों से सीधा सीधा इस तरह पूछा जाता है, रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड। यहाँ आप लोगों से पूछा जाता है वेव इक्वेशन के बारे में, यानी राइट वेव इक्वेशन, वेव इक्वेशन लिखें, ठीक है। या इस तरह पूछा जाता है, या फिर आप लोगों से बेटा वो पूछ लेते हैं प्रूव दैट v इक्वल टू एफ लैम्डा। तीनों का आंसर आपने सेम लिखना है। सबसे पहले आपने इसमें वेव की डिफाइन करनी है, ठीक है, वो जो पीछे पड़ी थी सेम। उसके बाद आपने इसमें बताना है कि जो वेव्स की स्पीड होती है ना,
ठीक है, उसको वेव वेलोसिटी कहते हैं। उसके बाद आप लोगों ने बताना है कि v इक्वल होता है d ओवर टी के, ठीक है। उसके बाद आपने डिफाइन करनी है टाइम पीरियड की, ठीक है। उस टाइम आपने जो स्मॉल डी होगा उसको बराबर कर लेना है कैपिटल डी के। उसके बाद आपने डिफाइन करनी है, बताना है तो जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। उस टाइम जो डी होगा उसको रिप्लेस कर लेना है लैम्डा से, ठीक है। अब जहां पे टी है वहां पे कैपिटल टी, जहां पे डी है वहां पे वेवलेंथ पुट कर दो। इससे नेक्स्ट करना है या नहीं। अच्छा, वी आ जाएगा लैम्डा ओवर कैपिटल टी के बराबर। उसके बाद आपने इसी टर्म को थोड़ा सा इस तरह सेपरेट करके लिखना है और आपने बता देना है कि एफ बराबर होता है 1 ओवर टी के। और इधर आपने एक सेंटेंस लिखना है, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। तो जो 1 ओवर टी होगा उसकी जगह आपने एफ पुट कर देना है, आपके पास आ जाएगा वी इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। ये आपका आंसर है। आपने कहना है इस इक्वेशन को आप वेव इक्वेशन कहते हैं। देखिए बेटा, अक्सर पेपर में कैसे आता है डिफाइंड वेव इक्वेशन, फिर आप डिफाइन क्या लिखोगे, तो मैं डिफाइन इधर लिखता हूँ, वो आप लोग नोट कर लेना। द इक्वेशन, ठीक है, विच गिव द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, यानी इज कॉल्ड वेव इक्वेशन। यानी वेव इक्वेशन क्या, कौन सी इक्वेशन होती है जो हमारे पास स्पीड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान रिलेशन करती है। रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एंड स्पीड इक्वेशन इज कॉल्ड वेव इक्वेशन, यानी इसको आप लोग नाम दे दोगे वेव इक्वेशन का। अच्छा, ये था आज हमारा 10.4 वाला आर्टिकल। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम बात करेंगे 10.5 की। अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आप लोग इसमें कुछ अपडेट्स चाहते हैं यानी इस तरह करवाया जाए तो जरूर कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह उसी तरह की वीडियो बनाई जाएगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।